एक तासुर दिया जा रहा है अब ये कि इन ऑडियो लीक्स के बाद ये चीजें क्लियर हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो अपनी फैमिली को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पहले इल्जाम इमरान खान साहब भी लगाते रहे हैं, अपोजिशन इनके ऊपर लगा रही है मुसलसल कि शरीफ फैमिली जब भी इक़्तिदार में आई है इन्होंने अपने आप को आगे रखा और अपनी फैमिली को माली फायदे पहुंचाए। और एक जो ऑडियो लीक हुई उसके अंदर कुछ इस हवाले से गुफ्तगू भी है। तो हो क्या रहा है मुल्क की सियासत में, ये ऑडियो लीक्स किस तरह मुश्किल खड़ी कर सकती हैं हुकूमत के लिए, ये प्रोग्राम के डिस्कस करेंगे। फिर मुल्क में मईशत के हवाले से हालात बड़े टफ हैं और अब आने वाले दिनों में एक अहम तब्दीली भी मुतवक्के है माशी मामलात के हवाले से वजारत खजाना में, तो क्या उससे चीजें बेहतर हो सकती हैं। और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड जो इस वक्त बैक वक्त गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों का मुतालबा है वो कैसे आएगी, किस किस पॉइंट के ऊपर आके हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कहेंगी कि यार ये ठीक है, अब जो भी नताइज होंगे हम उसको तस्लीम करेंगे। प्रोग्राम में इसको भी डिस्कस करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता चलूं। वीडियो लिंक पर मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर लालचंद मली साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। जुल्फकार अली बदर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। जुल्फकार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और राना मुबशर इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकन कौमी असम्बली हैं, उन्होंने भी मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। राना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज करूंगा डॉक्टर लालचंद मली साहब आपसे। सर, कौन करवाता है ये ऑडियो लीक्स, और अब आप लोगों के लिए तो चीजें बड़ी कंफर्टेबल नहीं होगी इन ऑडियो लीक्स के बाद? शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदद किया है। ये ऑडियो और वीडियो लीक्स जो है आपने देखा, ये जो मौजूदा हुक्मरान है ये अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सामने ले आते हैं। लेकिन ये जो ऑडियो लीक्स आई हैं इसमें आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई हाथ नहीं है। ये एक डार्क वेब पे इनकी एक ऑडियो है, कहते हैं कि 8 GB की कोई ऑडियो है, कई घंटों की है जो अवेलेबल है। अब इस ऑडियो ने जो है बड़ी हलचल मचाती है। देखें, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, इससे कतई नजर के हमारी मकामी या डोमेस्टिक सियासत क्या है उससे हटकर कि ये इंतही खतरनाक बात है कि आपका प्राइम मिनिस्टर हाउस है या ऑफिस है वो महफूज नहीं है, वो हैकर्स के हथे चढ़ा हुआ है। ये तो सिर्फ हैकर्स है, आप अंदाजा लगाएं। जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, जिस तरह से आपको पता होगा कि इसराइल ने किस तरह की जो है वो डेवलप की हुई है टेक्नोलॉजी, खासतौर पर साइबर वार के हवाले से, तो हमें तो इससे मालूम होता है कि हमारी तो कोई चीज सीक्रेट नहीं है, वो हर चीज उनके सामने, हमारी सिक्योरिटी, हमारी प्लानिंग, हमारे फॉरेन अफेयर्स, सब कुछ उनके सामने है। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का फेल्यूर है और इससे बहुत ज्यादा भयानक नतीजे हो सकते हैं। अब उसका दूसरा पहलू जो है वो डोमेस्टिक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये डोमेस्टिक पहलू जो है इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस स्पेसिफिक पॉइंट को मैं बाकी मेहमानों के साथ भी डिस्कस कर लूं, क्योंकि जो डोमेस्टिक पहलू यकीनी तौर पर उसके ऊपर बड़ी डिबेट भी होगी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अगर वो महफूज नहीं है तो फिर तो कोई भी जगह महफूज नहीं होगी। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को होस्ट करते हैं। राना मुबशर साहब को प्रोग्राम में शामिल करूंगा। राना साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ऑडियो लीक्स हो रही हैं, सर क्या चल क्या रहा है मुल्क के अंदर? ऑडियो लीक हुई है, ये जो हुआ है गलत हुआ है, तो अहम इशू है और ये अहम बात है। इससे ये चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये भी जो भी है, तो जैसे अपने फैमिली से, घरने से कोई बात करता है, अपने बच्चों से करता है, तो ऐसी चीजें, तो अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस ही महफूज नहीं है तो और कौन सी जगह महफूज हो सकती है? अच्छी बातें नहीं है। नहीं तो राणा साहब, इस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर हाउस आप लोगों के पास है, तो ये सवाल तो आप लोगों से किया जा रहा है ना कि अगर आप लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस को मेक श्योर नहीं कर पा रहे कि वो सेफ है, आप लोग वहां पे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को होस्ट करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कौमी सलामती की मीटिंग सर होस्ट होती है, तो फिर कैसे मामला चलेंगे जब हर चीज तो सबके पास होगी? अब इसकी इंक्वायरी होगी, जो भी कोई हुआ उसको कैसे करवा सकते। ये तो पुराना रिवाज चला आ रहा है, वही रूटीन। हर जगह पे बंदे ऐसे बैठे होते हैं, मुख्तलिफ लोग होते हैं, तो वो ये इंशाल्लाह जो भी है इसकी पूरी इंक्वायरी होगी और हर चीज मंजरे आम पे आएगी। चल ठीक है, राणा साहब साथ रहिएगा। जुल्फकार अली बदर साहब, आप सर क्या कहेंगे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ऑडियोज लीक हो रही हैं, उसका डोमेस्टिक क्या इम्पैक्ट है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये चीज के अगर वाकईतन हैकर्स ने ये हरकत की है तो फिर हमारी तो कोई चीज भी महफूज नहीं है। जुल्फकार भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हैदर साहब। आप ये बात करने से पहले एक चीज कहूंगा, आपके
इंट्रोडक्शन के अंदर जब मेरा नाम ले रहे थे, आपने बताया कि मेरा ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, मेरा बिल्कुल नहीं है। नहीं सर, पीपल्स पार्टी, अगर मेरे से गलती से बोला गया तो मैं करेक्शन कर देता हूं जी। जुल्फकार अली बदर साहब, तर्जमान बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। हाँ, और ये जो आपने बात की है, देखिए ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। ये तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है, और वहां पे जिसके साथ भी होती है, चाहे वो किसी सरकारी अफसर, उसके ऊपर एक सिक्रेसी का जो है एक्ट भी हुआ हुआ है, और ये आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है इस प्रिविलेज कम्युनिकेशन की। दे आर नॉट सपोज टू शेयर इट विद एनीवन। और ये इंक्वायरी मेरा ख्याल से अगर होनी चाहिए तो ये पिछले दौर से स्टार्ट होनी चाहिए। खान साहब के टाइम पे भी जाहिर बात है, अगर कोई जब वो वहां पे बैठे थे तब भी इक्विपमेंट होगा और चीजें शेयर होती होंगी, तो उनके वहां पे भी बातचीत होती होगी। तो ये इसका एक जामिया जो है ना, इसके ऊपर प्लान तरतीब देना चाहिए और इसके ऊपर चेक करना चाहिए, इसको प्रॉपर इंक्वायरी क्या इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये हुआ कि कैसे, क्यों हुआ। क्योंकि यहाँ पे तो अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस की प्रिविलेज कम्युनिकेशन प्राइम मिनिस्टर की और उनके स्टाफ की और उनके साथ जो भी सरकारी अफसरान की गुफ्तगू है, अगर वो सेफ नहीं है तो फिर तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कोई चीज भी सेफ नहीं होगी। और आप कैसे मुल्क के निजाम को चलाएंगे, कैसे चीजों को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग होती है जो कि कुछ बताई जाती है मीडिया पे, और बहुत सारी चीजें नहीं उनको मीडिया पे बताया जाता। अगर वो भी सारी लीक होने लग जाएंगी तो फिर तो निजाम हुकूमत का चलना और हर चीज का बाहर आना, ये तो एक मामूल का अगर निजाम बन गया तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पे हुकूमतों को चलाना और लोगों को डिलीवर करना और मुल्क के निजाम को संभालना। तो जुल्फकार भी आप क्या समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इस हद तक होनी चाहिए कि ये चीजें वहां पर सेफ नहीं है, वहां की ऑडियोज जो हैं वो लीक हो रही हैं, और दूसरी कि किसने मेक श्योर करना है इस चीज को कि यहां पर ऐसी डिवाइसेस ना हो, ऐसा कोई मामला ना हो जिसमें अहम सेंसिटिव इश्यूज जो आप भी बता रहे हैं कि वहां पर एड्रेस होते हैं, और वो बहुत सी चीजें हैं जो पब्लिकली नहीं बताई जा सकती, तो किसने मेक श्योर करना है उसकी सिक्योरिटी को। सेकेंडली, जो इन्वेस्टिगेशन का पहलू है, आप समझते हैं कि सिर्फ इसी हद तक इन्वेस्टिगेशन हो कि पता लग जाए कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, या जो उसके अंदर चीजें डिस्कस हुई हैं, जो सामने आई हैं, वो भी इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए? देखिए, बात यह है कि आपको इसके अंदर जो पीएम हाउस है, उधर का स्टाफ है, जिस कमरे में ये गुफ्तगू हुई, टेलीफोन पे हुई, वहां पे सारी एंटी बगिंग चीजें चेक करनी चाहिए। बगिंग वाले डिवाइसेस लगे होंगे तो आपको वहां पे इंस्टॉल करने चाहिए, और इस चीज के स्पेशलाइज्ड लोग मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, जो कि अहम जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर वो वहां पे जाके एंटी बगिंग और इस तरह की चीजें इंस्टॉल करते हैं, और अगर कोई चीज लगी हुई है उसको बिल्कुल अनइंस्टॉल करते हैं। तो जब ये इस हाई लेवल पे मामला जाएगा तो स्टाफ, पीएम हाउस का स्टाफ भी वहां पे उनका एक प्राइवेट जो होता है, जो उनका सिक्योरिटी वगैरह को देखता है, और तीसरा उनकी जो अपॉइंटमेंट्स को देखते हैं, और तीसरा जो हाउस का परमानेंट स्टाफ है जो रोजमर्रा के मामलात को देखता है, सफाई सफाई ये वो, तो वहां पे हर चीज जब आप उनको बैठा के पूछेंगे और चेक करेंगे, और वहां पे आने जाने वालों का एक लॉग बुक बनती है, और वहां पे प्रॉपर कैमरा सीसीटीवी मॉनिटरिंग की जाती है। जब ये सारी चीजें आप देखेंगे और कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस टाइम पे कौन आया, कब का लगा, तो हर चीज यहाँ हो जाएगी। ये कोई चीज छुप नहीं सकती वहां पे। ये तो एक पहलू हो गया जुल्फकार भाई। अब दूसरे पहलू उसमें जो डिस्कस हुआ है वो चीजें भी इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। देखिए, मैंने एक वीडियो, एक ऑडियो सुनी है, बाकी मैंने सुनी नहीं क्या है। अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से है या किसी और चीज के हवाले से है, पर्सनल इंटरेस्ट को सर्व किया जा रहा है, अगर देखिए आपने हर ओथ लिया होता है कि आप अपने जाती मुफाद को मुल्की मुफाद से बालातर नहीं रखेंगे, आप अपने मुल्की मुफाद को बालातर रखेंगे। अंडर ओथ जब ये चीजें हों और बाकी चीजें हों तो फिर इसके अंदर वो बंदा खुद जवाबदेह होगा कि वो क्या है, आया कि उसने बात सिर्फ बात की हद तक की है या कोई इसके ऊपर प्रैक्टिकल एक्शन भी किया है।
अगर कोई हुआ है तो उसको बिल्कुल आपको कटोरे में लाना चाहिए और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। चले पर और उसका- प्रैक्टिकल एक्शंस जो हैं वो उसके अंदर खैर गुफ्तगू के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें, क्योंकि एक नहीं मल्टीपल ऑडियोज हैं। डॉक्टर लालचंद मलिक साहब, पर एक तो जुल्फकार अली बदर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे? सेकेंडली, आप इन ऑडियोज को डोमेस्टिकली कैसे देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट क्या है इनका? उसके अंदर पर्सनल इंटरेस्ट को सर्व करने के हवाले से बातें हो रही हैं, पावर प्लांट्स को जो है वो मुल्क में लाने की भारत से वो बात हो रही है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर हुए, उस हवाले से जो गुफ्तगू हुई वो भी बड़ी अहम है, क्योंकि जो तारीख बताई गई एग्जैक्ट उसी तारीख के ऊपर इस्तीफे मंजूर हुए। जी देखें, एक तो PMLN की और पीपल्स पार्टी की मेहरबानी, एक तो उन्होंने इस नाकामी को कबूल कर लिया है कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। और दूसरी बात ये कि मैं बताना चाहूंगा, मैं एज एन MNA जब भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग्स होती हैं तो MNA भी इसका मजाज नहीं होता कि वो सेल फोन अंदर ले जाए। MNAs भी सेल फोन्स बाहर जमा कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो नाकामी है इनकी सिक्योरिटी की, जो इसकी सिक्योरिटी के जिम्मेदारान है। अब नंबर 2 जो उसके डोमेस्टिक है, देखिए पहलू है, एक तो मरियम नवाज साहिबा का वो मैसेज दे रहा है, जो भी शख्स है जो कह रहे हैं कि उनका PSO है, तो वो मैसेज ये है कि एक तो हिंदुस्तान से उनको मशीनरी मंगवानी है, नंबर 2 एक ग्रिड स्टेशन बनाना है। ये 2 काम मरियम नवाज साहिबा ने उनको कहे हैं और उस पर वो डिस्कशन कर रहे हैं। नंबर 1 तो मरियम नवाज साहिबा इस बात की इसकी मजाज नहीं है कि वो किसी सरकारी अफसर या किसी भी सियासी शख्स को इस तरह के अहकामात दे कि वो इंडिया से मशीनरी मंगवाने की बात करे या ग्रिड स्टेशन की बनाने की बात करे, जिस पर प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं कि वो तो नेशनल वे में बन जाएगा। नेशनल वे में बनाने का उनका मकसद है कि वो तो आप टेंडर करा दें और मेप को जो है वो कर देगा। दूसरी बड़ी बात देखें रेजिग्नेशन की है, जो RDO में डिस्कशन हो रहा है, ये वफाकी वुज़रा डिस्कस कर रहे हैं, वो इस्तीफा ऑन चॉइस कबूल करने की बात कर रहे हैं, वो भी विद परमिशन ऑफ नवाज शरीफ जो लंदन में बैठे हुए हैं और यहाँ से अदालतों से फरार है। जबकि कानूनन और इखलाकन ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ स्पीकर की है और स्पीकर को ही ये फैसला करना है। आप देखें हमारी कोर्ट्स भी इस हुकूमत पे एतबार कर रही हैं, तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि अगर स्पीकर का फैसला है तो हम इसको जो है इसको हम नहीं छेड़ सकते। कोई आर्टिकल 69 था या शायद इस तरह से कोई था उसके तहत। तो ये देखें वो बिल्कुल एक गैर कानूनी अमल हुआ है, क्योंकि अभी तक इन्होंने जो दोनों भाई हुए इन्होंने ये नहीं कहा है कि ये ऑडियोज या वीडियोज गलत है। पर उसके बाद आप आ जाएं कि ये बड़े वोट को इज्जत देकर नारा लेके निकले थे, और जो परवेज मुशर्रफ के हवाले से, जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से जो उन्होंने बात की है मरियम साहिबा ने, वो फरमा रही हैं कि वो जो लाना चाह रहे हैं वो तो ले आएंगे, तो लिहाजा हम ही जो है उन पे लात रख दें और ये कह दे कि हम इंसानी हमदर्दी के तहत ये सब कुछ कबूल कर रहे हैं। और इस तरह उन्होंने नवाज शरीफ को भी इस बात पे कन्विंस किया और ये सब चीजें की हैं। अब ये तो वो है चीजें जो, अब देखें हम मेडिसिन चाहिए पाकिस्तान को तो हम भारत से नहीं मंगा सकते। सैलाब आ गया, यहाँ पे टमाटर 600 रुपए किलो हो गए, तो हम हिंदुस्तान से नहीं मंगा सकते, क्योंकि हम कश्मीर के बाद हमने उनसे सस्पेंड कर रखा है सारा मामला। लेकिन हिंदुस्तान से इनके लिए मशरी आ सकती है, इनके कारोबार चल सकते हैं, इनके ताल्लुकात जो है वो बेहतरीन हो सकते हैं। तो लिहाजा ये एक आवाम के लिए कुछ और अपने लिए कुछ और ये करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर हुकूमत में आकर हमेशा इन्होंने इसको ही जो परवान चढ़ाया है कि वो अपने कारोबार को तवक़्क़त दे, अपने कारोबार को बढ़ाएं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब साथ रहिएगा। राना मुबशिर साहब, डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप लोग तो जब भी इक़्तिदार में आए हैं, शरीफ फैमिली, इन्होंने अपने आप को आगे रखा है, अपने कारोबार को, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सर्व किया है। और दूसरा, जनरल मुशर्रफ के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। फिर मरियम नवाज साहिबा ने जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया जी कि मैं इस फैसले को तस्लीम नहीं करती। एक ऑडियो लीक जो है वो उसमें वो गुफ्तगू कर रही है कि कीमतें बढ़ाएं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं हालात हमें इस चीज की इजाजत नहीं दे रहे, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह के इश्यूज तो क्रिएट करें। यानी पब्लिक के लिए चीजें कुछ और हैं, पब्लिक के सामने कुछ और चीजें, बैक एंड पे चीजें इंटायरली मुख्तलिफ। राना साहब, कोई ऐसे मुख्तलिफ नहीं है। हर कोई, वजीर आजम भी महंगाई में परेशान है, महंगाई जो सूरत हाल है, और हर बंदा परेशान है। लेकिन वो किया दरा तो इनका था ना
जो हमारे पल्ले पड़ा। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ रही थी, इन्होंने कहा कि हम 150 रखेंगे, क्या हम दिवालिया हो जाते? खजाने में कोई चीज नहीं थी। राणा साहब, आपके ये पॉइंट, आपका बात सुने, पहले पेट्रोल पे बात कर लो। ठीक है। तो हम सब्सिडी कैसे दे सकते थे? यानी कि एक साइड पे बिजली की और IMF के साथ जो इसके मुआहदे थे उसकी इन्होंने वायलेशन की, और बाद में जैसे IMF के साथ जो कुछ करना पड़ा, जैसे उन्होंने और शर्तें रखी और इनके जो लिखे हुए मुआहदे थे पे हमें अमल करना है, और उन तमाम चीजों पे हमने इनके मुआहदों जो इन्होंने किए हुए थे उस पे अमल करके हमने उन चीजों को थ्रू किया। हो गया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि कीमतें बढ़ाने के हवाले से मरीम साहबा कह रही है कीमतें बढ़ाएं, शहबाज शरीफ साहब उस मुबैयन ऑडियो में जो शहबाज शरीफ साहब वो कह रहे हैं कि अभी हालात ऐसे नहीं है, तो मरीम साहबा कह रही है नहीं, ऐसे इश्यूज क्रिएट करने पड़ेंगे हमें। और उसके बाद वो ट्वीट ये करती हैं कि हुकूमत ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, यानी उन्हीं की हुकूमत ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया, मैं इसको कबूल नहीं करती। यानी पब्लिक को तो फिर हगेली बना रहे ना यहाँ पे। मतलब जो भी लीडर होता है ना, वो पब्लिक की प्लस देखता है, उसके मुताबिक चलता है। जो बात हुई, डेली डिसीजन लेने पड़ते हैं, मुख्तलिफ जो सियासतदान है, हर चीज जो बेहतरी की तरफ जाती है उस पर बात करते हैं। लेकिन राणा साहब फिर उसको एक्सेप्ट भी करें ना, ये तो दोगलापन पब्लिक के साथ हो गया ना, कि जिस पब्लिक के साथ भी पहले जो पोजीशन थी, हमारा जो खसारा था, हर चीज थी लेके चलने को, जब देखा कि ये चीजें तो चलते रहेंगी, ये मुआहदों को देखा इनके IMF के साथ जो थे, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए और पब्लिक को देखते हुए ये सारी बातें की। दोगलापन नहीं, हमने कोई झूठ नहीं बोला, कोई गलत बयानी। तो राणा साहब चले प्लीज बात सुन ले जी। हमने जो इन्होंने कहा था कि यहाँ पे डॉलर 40 रुपए का होगा, हमने नहीं कहा था। ये सारी चीजें जो भी हुआ, जो कुछ हुआ, मुल्क को डुबो के तो ये चले गए हैं। अब ये क्या कौन सी गर्दान पड़ रहे हैं कि हम ये करेंगे, इनका किया जरा, हमने मुल्क को अच्छे हालात में छोड़ा था। हमें मुल्क जब 2013 में बहरानों में मुल्क मिला था, वहां पे लोड शेडिंग थी, हमने हर चीज को पूरा किया और इंशाल्लाह अभी मुल्क को आगे लेके चलेंगे। और राणा साहब उस ऑडियो में करेंगे क्या छोटी बात, उस ऑडियो में राणा साहब हम ये भी सुन सकते हैं कि मरीम साहब अपने दामाद के हवाले से किसी प्लांट का जिक्र कर रही हैं जो भारत से मंगवाना है, फिर वो किसी हाउसिंग सोसाइटी के ग्रिड की अप्रूवल के हवाले से बात कर रहे हैं, जो शहबाज शरीफ ने आपने कहा कि वो तो नेशनल ग्रिड से हो जाएगा। यानी पहली बात तो ये कि आप अपनी फैमिली के काम वो इस तरीके से करवाएंगे। सेकंड, मरीम साहिबा उनके पास अथॉरिटी किस चीज की है कि जिसमें वो इस तरह के काम करवाने की रिक्वेस्ट करें? ये ऑडियो पे जो बात हो रही है, या कोई भी इसमें बताओ कौन सी करप्शन है, कौन सा मरियम बीबी ने गलत काम कहा है? हर कोई चीजें इंपोर्ट करता है बाहर से, जरूरत की किसी ने फैक्ट्री लगानी है, कारखाना लगाना है, जहां से किसी को अच्छी चीज मिलती है वहां पे वो मंगवाता है हर चीज को। ये तो खाम खा की ऐसे इल्जाम तराशी, छोटी छोटी बातों में से कीड़े निकालना, ये तो पहले भी निकालता रहा है। और इसमें जिसने जो कुछ किया है वो किया दरा इसी का है, यानी कि अंदर जो भी है हर चीज में। अब फ्लड का जो मसला आ गया, ये कुदरती आफात है जो आई है, इंशाल्लाह मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। पहले भी मुल्क में अच्छे हालात किए थे और अब भी करेंगे। ये छोटी छोटी बातों में से असल इकानमी पर बात करनी चाहिए, जो इन्होंने मुल्क को डुबो दिया है सारा कुछ, इस पर बात करनी चाहिए। चले ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, राणा साहब मेरे साथ रहेगा। जुल्फकार अली बदर साहब, सर ये वो इश्यूज हैं जो ऑडियोज में आपने कहा, आपने एक सुनी है, कुछ और ऑडियोज के मेरा ख्याल है कि हवालों से आपको कुछ अंदाजा हो गया होगा कि क्या चीजें डिस्कस हुई हैं। आप समझते हैं, एक तो जो मरीम साहबा ने जो डिमांड की अपने दामाद के हवाले से, उनकी किसी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से, सेकेंडली जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के ऊपर मतलब पब्लिक में चीजें और बैक एंड पे चीजें, और फिर जनरल मुशर्रफ के हवाले से जो गुफ्तगू की गई, ये मतलब क्यों पॉलिटिकल पार्टीज अवाम को इतना बेवकूफ समझती हैं और मतलब बगैर कुछ सोचे समझे अवाम को पागल बनाए जा रहे हैं? जुल्फकार अली बदर साहब, अगर इसको आवाज को ठीक कर दे, शोर बहुत है। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जुल्फकार अली बदर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है क्योंकि ऑडियो का किसी एंड पे कोई प्रॉब्लम है, हमें ऑडियो जो है वो ठीक तरीके से नहीं आ रही।
ऑडियो का इशू आ रहा है, वो बीच में शोर बड़ा आ जाता है। अच्छा, जो बात आप कर रहे थे ना, ठीक है आवाज, जो बात आप कर रहे थे, देखें ये प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसकी प्रिविलेज होती है किसी काम को करना या ना करना। एक बंदा जब किसी पोजीशन में हो, उसको बहुत सारे फैमिली मेंबर, जान पहचान वाले, दोस्त, यार, रिश्तेदार, अजीजो कारब और पार्टी के लोग, लीडर्स, हल्के के लोग बहुत सारी ऐसी डिमांड्स करते हैं जो कि सारी पूरी नहीं हो सकती। ये फिर प्रिविलेज है प्राइम मिनिस्टर की, ये उसका राइट है कि किसी डिमांड को वो पूरा करता है या नहीं करता। असल बात देखने की ये है कि अगर कोई इस काम के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगैलिटी है या कोई ऐसी चीज हुई है जिससे गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान हुआ है या उनके जराए वसाइल इस्तेमाल हुए हैं और कोई इस तरह की चीज हुई है, तो उसके ऊपर कल को एक्शन लिया जा सकता है और सियासतदान ज्यादातर ऐसी चीजों पे ही फंसते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह की चीज नहीं हुई है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है, सिर्फ डिमांड आई है, तो फिर उसको भी मद्देनजर रखना है। तो लिहाजा ये चीजें जो है ना, इट्स अ मैटर ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन कि ये सारी देखनी पड़ेंगी। इसको आप क्या चीज सही है, क्या गलत है, एट द स्पॉट आप उसको किसी चीज को सही या गलत नहीं कह सकते। ठीक हो गया। ये सारी लॉन्ग टर्म के अंदर जाके जब आप इसको प्रोब करेंगे तब पता चलेगा कि क्या मैटर थे, कैसे क्या हुए, क्या नहीं हुए, तो वो फिर जाके क्लैरिटी आएगी सारे। ठीक हो गया। जुल्फिकार साहब साथ रहेगा, मैं लालचंद मलिक साहब के पास आऊंगा। डॉक्टर साहब, एक तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को मुल्क में लाने के लिए मुझे नाअहल किया जाएगा ताकि मुझे मजबूर किया जाए कि ठीक है अगर सियासत करनी है तो फिर इस चीज को एक्सेप्ट करें। उन्होंने कहा मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा ऐसी किसी डील को। आप समझते हैं कि वाकईतन माहौल एक तो ऐसा बन रहा है कि जिसमें इमरान खान साहब की नाअहली सिर्फ इसलिए करवाई जाए कि नवाज शरीफ को मुल्क की सियासत के अंदर दोबारा एक्टिव किया जाए? हैदराबाद, पहले तो आप देखिए ये आडियो जो है वो मुबैना नहीं रही, क्योंकि मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी कहा है कि जो उसमें कहा जा रहा है ऑडियो में उसमें कोई गैर कानूनी नहीं है। यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ऑडियो गलत है, तो अब ये ऑडियो हुकूमती सतह पे इसको कबूल कर लिया गया है। नंबर 2 बात ये है कि ये दोनों भाइयों को बताना चाह रहा हूं कि उसमें इलीगलिटी है। इलीगलिटी ये है कि जो पावर प्लांट है जिसके लिए आधा सामान या आधी मशीनरी आ चुकी है वो कैसे आई, और जब बैन था तो वो बैन है और हमारी हिंदुस्तान से तिजारत मुअत्तल है, तो एक नेशनल किस्म की लीडर मरियम नवाज साहिबा किस तरह से कह सकती है कि बाकी जो आदि मशीनरी है वो इंडिया से मंगवाई जाए? डॉक्टर साहब कता कलामी की माजरत, जो आधा प्लांट आया है उस हवाले से इतलात ये है कि जब 2020 में बैन लगा था, ये उस बैन से पहले प्लांट आया था। और जो आपकी गवर्नमेंट में मुशीर थे, प्राइम मिनिस्टर थे रज़ाक दाऊद साहब, उनकी कंपनी के थ्रू इस प्लांट को मंगवाया गया था। और अभी इतलात ये है कि अब उसको यहाँ पर दूसरे जरिए से यहाँ पर लाने की कॉस्ट तकरीबन 1 बिलियन उसमें एक एडिशनल पे करना पड़ रहा था, शायद इसलिए ये बात की गई है। लेकिन ये कोई हतमी स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज नहीं करूंगा। सो फार जो वरियन उनकी जानिब से सामने आया वो ये है। नहीं, एक तो बहुत वाज़ा है ना, एक तो चीज तो वाज़े हो गई कि उन्होंने ये कहा है। जब एक मरियम नवाज साहिबा, उनको पता है वो एक नेशनल पार्टी को लीड कर रही हैं कि हिंदुस्तान से हमारी तिजारत बंद है, तो वो किस तरह कह सकती थी कि आप ये मशीन मंगवा लें? इस चीज को तो इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। हाँ, नंबर 2, जो ग्रिड लगने की बात हो रही है वो एक प्राइवेट सोसाइटी जो बनी है उसके लिए उनको खुद को पे करना है, लेकिन वो जो है नेशनल एक्सचेकर यानी मेरे और आपके पैसों से लगवाना चाह रहे हैं। ये इलीगलिटी है। और नंबर इसको मेरे ख्याल है जुल्फिकार अली बदर साहब ने तो यही पॉइंट रेज किया है ना, कि उन्होंने कहा कि अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज साबित होती है कि एक पर्सनल इंटरेस्ट को नेशनल एक्सचेकर को लॉस पहुंचाकर अगर कोई चीज की गई है तो फिर तो डेफिनेटली उसके ऊपर सवालात उठेंगे, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। एक चीज अदरवाइज तो वो कह रहे हैं कि ऐड कर दूं, जो तीसरी चीज है जो उन्होंने की है वो है रेजिग्नेशंस। मुझे बताएं, जो हमारे इस्तीफा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हम कहते कि पूरे के पूरे आप इस्तीफा कबूल कर ले, स्पीकर का उस पर कोई राय नहीं आई है। ये वफाकी हुकूमत के वफाकी वुज़रा वो हमारे इस्तीफों पे किस तरह का फैसला कर सकते हैं, और वो भी
लंदन से नवाज शरीफ से परमिशन लेकर। खैर मैं अब आपके सवाल की तरफ आता हूं। देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड ये किसको कहते हैं? अगर ये समझते हैं कि भाई नवाज शरीफ जिसको कोर्टों ने सजा दी है, एक सुप्रीम कोर्ट ने एक जीआईटी बनाई जिसके नतीजे में एक रेफरेंस तैयार हुआ और कोर्टों ने उनको सजा दी और फिर वो मुल्क से चले गए हैं, मुल्क से फरार हैं, एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर ये वादा करके गए थे पाकिस्तान की कौम से कि मैं इलाज करा के वापस आ रहा हूं। आज वो सेहतमंद है लेकिन वापस आने के लिए तैयार नहीं है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि जो करप्ट है और जो नहीं है उनको एक जैसी तरह एक तरह सही आवाम के सामने पेश किया जाए या उनको सहूलियत दिया जाए, तो ये जो है वो ज्यादती है पाकिस्तान की कौम से। और जहां तक इमरान खान को नाअहल करने की बात है तो मुझे यकीन है कि जो इस तरह की सोच रखता है वो उनको नाकामी होगी और वो इस तरह की गलती कर नहीं सकते। इमरान खान कोई नवाज शरीफ या जरदारी नहीं है जिसको कौम रद्द कर चुकी है। और आप देख रहे हैं आज भी जलसा हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पे, कानूनी ग्राउंड्स पे इमरान खान साहब की नाअहली होती है तो फिर क्या इस वजह से उनकी नाअहली ना हो जी कि वो पब्लिक में बड़े पॉपुलर हैं, पब्लिक सपोर्ट उनके साथ है, तो इस खौफ से इमरान खान साहब अगर उनकी नाअहली बनती है, लीगली बनती है, तो उनको नाअहल ना किया? नहीं देखें एक जो इनको बड़ा शौक था कि कोर्ट से कंटेम्प्ट में इनको डिस्क्वालीफाई कराएंगे, वो तो इनके ख्वाब चकनाचूर हो गए। अब आ जाए इनके जो पिटीशंस हैं या वो है इलेक्शन कमीशन में। अब इलेक्शन कमीशन वो है वो चीजें अभी भी इमरान खान साहब के ऊपर खतरे के बादल गुजरा बातें कर पूरे टले नहीं है। मैंने कहा इलेक्शन कमीशन वो है जिसपे हमारा ना एतमाद पहले था ना आज है, और आरटीओ लीक के बाद ये बहुत वाज़ेह हो गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वफाकी हुकूमत से डायरेक्शंस ले रहा है। और ये अब आरटीओज सामने आ जाने के बाद जो बात हमने नहीं कही, एक इंटरनेशनली एक वेबसाइट से या कहीं से ये लीक होके आरटीओज आई हैं, उससे वाज़ेह हो गया है कि इलेक्शन कमीशन गैर जानबदार नहीं है। अगर वो इस किस्म का कोई भी फैसला करने की कोशिश करते हैं, पहले तो उनको ये चीज के मजाज नहीं है, अगर वो कोशिश भी करते हैं तो इंशाल्लाह उनको नाकामी भी होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, कोर्ट से भी राब्ता करेंगे और कानूनी जंग लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, साथ रहिएगा। राना मुबशिर साहब, सर इतलात हैं इसहाक डार साहब अब शहबाज शरीफ साहब के साथ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और वजारत खजाना का कलमदान अब इसहाक डार साहब को दिया जाएगा। हनीफ अब्बासी साहब ने कहा जी कि उनका वो तजर्बे से डॉलर को नीचे ले आएंगे, तो आपने गुज़िश्ता 5 माह क्यों एक गैर तजर्बाकार शख्स मुल्क की मईशत पर बिठाए रखा जो डॉलर को इतना ऊपर ले गया, मुल्क की मईशत को जिसने इतना नुकसान पहुंचाया? राणा वायदे किए थे और सारा कुछ करके आया कि लेकिन हर जगह पे मुल्क को चलाना है, जो बंदा फर्क होता है ना, हर एक की सेंस मुख्तलिफ होती है, कुछ चीजों को बेहतर समझते हैं। हर जगह पे उन्होंने पहले वजीर खजाना रहे हैं ऐसा हकदार साहब, तो उन्होंने मुल्क के जो हालात थे उसको आगे लेके चले थे और मिर्जा साहब भी मुझे उम्मीद है कि उनके साथ ही वर्किंग करेंगे, तो इसलिए उनको लेके आ रहे हैं कि आगे मुल्क को लेके चलें और मुल्क की इकानमी है जो बेहतर हो। ये तजर्बा जो साबका दौर में हकदार साहब ने साबित किया है, वो मुल्क को आगे लेके चले थे, हर चीज को कंट्रोल में रखा था, कोई चीज ऊपर नहीं गई थी। डॉलर की रफ्तार तो पीटीआई के दौर में बढ़ी थी, जब 115 से 165 हो गया था, बात तो किसी को एक ही छलांग लगाई थी और वो 50 रुपए डॉलर बढ़ गया था। ये इन चीजों को देखना चाहिए, कुछ चीज का जवाब दें कि 50 रुपए एक ही टाइम में डॉलर कैसे बढ़ गया था। और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कह रहा था कि मुझे इल्म ही नहीं कैसे डॉलर बढ़ गया। तो मुल्क जब इतना गाफल प्राइम मिनिस्टर है, मैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इतना गाफल हो तो वो मुल्क कैसे चल सकता है? ये अपनी बातों का जवाब दे कि क्या हम तो मुल्क को पहले भी आगे लेके चले थे, अब जैसे मुल्क सवालिया हो चुका था, मैंने पहले भी कहा बार बार एक बात नहीं करनी चाहिए, आपको इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगे और मेहनत करेंगे, मुल्क को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। आने वाला 2023 जो है उसमें मुल्क चलें ये तो फिर आगे आने वाला वक्त बताएगा मुझे, तरक्की की तरफ गामजन होगा। चलें अल्लाह करे जी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन। मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जुल्फकार अली बदर साहब के पास आऊंगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मुल्क की इकोनॉमी और प्रेशर नो डाउट नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी पर भी है, तो वो समझते हैं
कि इसहाक डार साहब के आने से मईशत का जो चैलेंज है इसमें कहीं ना कहीं प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर कम होगा या नहीं? ब्रेक के बाद ये जुल्फकार सबसे पूछेंगे नहीं जाएगा। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। जुल्फकार अली बदर साहब, सर अब ये जो मौशी हवाले से एक बड़ी तब्दीली आ रही वजारत खजाना के अंदर, अब आप समझते हैं कि प्रेशर, नो डाउट आपके ऊपर भी बड़ा प्रेशर है इस वक्त, इकोनॉमिक चैलेंजेस जो मुल्क को फेस करना पड़ रहे हैं, आप समझते हैं कि प्रेशर कम करवाने में कामयाब हो जाएंगे इसहाक डार साहब? देखिए, ये जो मुल्क के ऊपर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का प्रेशर है, ये सारी मुल्क को कौम के ऊपर है और इसको एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट लीड कर रही है जिसको मियां शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं। इसका जाहिर बात है कि जब तक मुल्क इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। इसके अंदर आप देखें कि ये जो पिछले 4 साल में खान साहब की हुकूमत के अंदर जो एक इंटरनेशनल ग्लोबल डिस्कनेक्ट आ गया था, वो डिस्कनेक्ट खत्म हुआ है। आप देखें कि तमाम इंटरनेशनल इदारों के साथ, मुल्कों के साथ, अमेरिका, चाइना, यूरोपीय यूनियन, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, टर्की, ईरान, इन तमाम मुल्कों के साथ अभी आसियान का बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम हुआ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अभी आजकल यूनाइटेड नेशन के साइडलाइंस में कम से कम 20 से ज्यादा मुल्कों के वज़रा खारजा के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इंटरेक्शन हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये सारा का सारा जो है ये फॉरेन पॉलिसी को इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर हो। और सैलाब की वजह से हमें बहुत ज्यादा डेवस्टेशन का सामना करना पड़ा है, उसकी सैलाब की तबाहकारियां इतनी ज्यादा है कि इररिपेरेबल लॉस है। 35 मिलियन से ज्यादा लोग डिस्पर्स हो गए हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है, रोड रेल नेटवर्क खत्म हो गया, लाइफ स्टॉक क्रॉप्स खत्म हो गई। तो लोगों के पास तो कोई चीज रही नहीं कि उनके पास कोई अपनी जो है बिलोंगिंग्स रहे। ठीक है, तो आप समझते हैं, सरकार भी आप समझते हैं कि इसहाक डार साहब के आने से कुछ चीजें बेहतर होंगी? देखिए, असल बात यह है कि चीजों को अगर बेहतर करना है ना, तो इस मुल्क के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम लीडरशिप इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, उसको बैठ के पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए सोचना है कि हमने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म क्या पॉलिसी बनानी है, सेक्टर वाइज उसको तैयार करें और इसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, उनका इनपुट लें और इसको ऐसा डिजाइन करें कि कल को जो भी हुकूमत में आता है, हम आते हैं, कोई और आता है, या हमारे आने के बाद कल को कोई और आता है, फिर उसके बाद कोई और आता है, उस पॉलिसी को जो है आगे लेके चलें ताकि हम इस मुल्क को और इस मुल्क के अवाम को, ये जो एक जैसे ये सैलाब की वजह से मुल्क डूबा है, इस तरह कर्जे के अंदर हम डूबे हुए हैं। हमें ऐसी ऐसे इकदाम करने हैं। आइडियली तो ये बातें ज़ुल्फ़िकार भी यकीनी तौर पर बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर यही हाल है तो फिर एक तो जो आप क्रिटिसाइज करते थे पीटीआई को कि उन्होंने अपने दौर के अंदर इतने वज़ीर खजाना तब्दील किए, तो फिर हमें तो उस हल की तरफ बढ़ना चाहिए। क्यों हम उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे हैं जो आप ब्लेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करते थे? देखिए, हम जब क्रिटिसाइज करते थे ना, उसकी एक प्रैक्टिकल वजह थी। उसकी प्रैक्टिकल वजह थी कि उनके पास कोई कॉम्पिटेंट बंदे नहीं थे। वो 9-10 महीने खान साहब ने अपने रस्तू और अफलातूनों के कहने पे आईएमएफ के पास गए नहीं, फिर आईएमएफ के पास जिस टाइम गए, शहबाज शरीफ साहब ने इतना कॉम्पिटेंट आदमी क्यों छुपा के रखा 5 महीने? क्यों बिफ्ता साहब जैसा बंदा फिर लगा दिया अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है? देखिए, मेरी बात सुन लेना। देखिए, मैं किसी के जात के खिलाफ नहीं हूँ। ये जो कॉम्पिटेंसी है ये टाइम के साथ प्रूवन होती है। अब देखें कि पहले 10 महीने के बाद जब आईएमएफ के पास गए, आईएमएफ ने घुटने टेक के आपसे ऐसा एग्रीमेंट करवाया कि मिफ्ता इस्माइल साहब पहले भी वजीर खजाना रहे हैं, अब इसहाक डार साहब भी अगर आ जाते। ठीक है ज़ुल्फ़िकार भाई, मेरे पास वक्त कम है, समर की है, वक्त कम है, वन लाइनर। अच्छा, मैं क्लोज करूं, वन लाइनर। जरूरत इस समर की है, ये देखना है कि पिछली गवर्नमेंट ने जो सॉवरन एग्रीमेंट किया उसकी पासदारी ये हुकूमत कर रही है, और आने वाले टाइम में अगर उसी की पासदारी करते हुए और हमने अपनी इंटरनल इफ वी डिडंट डू द आवर हाउस इन ऑर्डर, तो मैं समझता हूं कि ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। उससे कोई भी शख्स आए या जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसमें तो यकीनी तौर पर जो आपने पहले कहा कि सबको अपना किरदार अदा करना है। डॉक्टर लालचंद मलिक साहब, सर 30 सेकंड्स आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए ज़ुल्फ़िकार भाई की बात। सर, सबसे पहले तो कौम को ये बताएं कि इसहाक डार साहब है कौन। इसहाक डार साहब वो है जो 2017 में इस मुल्क से भाग गए थे
क्योंकि उन पे रेफरेंस दाखिल हुआ था बियॉन्ड मींस का, इनकम बियॉन्ड मींस का। उनकी 1981 में जो मिल्कियत थी, जो असासाजात थे, वो सिर्फ 90 मिलियन के थे, जो 2008 तक 831 मिलियन के हो गए। अब उनको लाया जा रहा है कि मुल्क की इकोनॉमी को संभाले। बंदा तो है ना, इकोनॉमी वो संभालते तो इतने बुरे हालात वो छोड़ के भाग ना जाते, ना ही 2018 में इतने बुरे हालात उसके मुल्क के होते। तो अब इनके आने से इंस्टेबिलिटी और बढ़ेगी, क्योंकि मार्केट में अब और परेशानी है कि नया वजीर खजाना आएगा, वो क्या पॉलिसीज लाएगा, क्या पॉलिसीज उसकी कंटिन्यू कर सकेगी सिर्फ 1-1.5-2 महीने बाद, उनकी क्या पॉलिसीज हो सकती है। इससे मार्केट में इंस्टेबिलिटी और बढ़ेगी और इसकी मुल्क की इकोनॉमी की सूरत हाल ये है। आपका वजीर आजम न्यूयॉर्क में इंटरव्यू देते हुए रोते हुए कहता है कि अगर दुनिया ने हमें मदद नहीं की तो हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकेंगे। और उनके इन इंटरव्यूज के बाद एक और इंप्रेशन पूरी दुनिया में फैल गया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है। चलें, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाना मुबशर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फकार अली बदर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों ने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी, इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट